स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मुद्दा, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। मुद्दे पर लौटते हैं। जोशीमठ धंस रहा है, आशियाने टूट रहे हैं, सपने उजड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग डटे हुए हैं, अडिग है, अपने घर खाली करने को तैयार नहीं है। वो पूरे मुआवजे पर अड़े हुए हैं। उनका साफ कहना है कि हमारा पूरा पैसा दो तभी हम उठेंगे। तोड़ने के लिए तैयार है, मुआवजा दे दें, इसीलिए धरने पर बैठे हैं। अब ये मुआवजा वो डर है जिस वजह से लोग अपनी जान पर भी खेलकर वहां अड़े हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। लोगों की मांग है कि भवनों को उनका मूल्यांकन किया जाए और उसके करने के बाद ही बाजार दर पर भवन स्वामियों को मुआवजा दिया जाए। इसके लिए जोशीमठ में धरना प्रदर्शन का क्रम भी लगातार जारी है। इसी बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को ऐलान किया कि किसी भी घर को तोड़ने का ना कोई निर्णय हुआ है और ना ही ऐसा कोई कदम भविष्य में उठाया जाएगा। केवल अति आवश्यक होने पर ही ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी और वह भी भवन स्वामी की सहमति से। उन्होंने कहा कि प्रभावितों को बाजार दर पर मुआवजा देने के लिए हितधारकों से सुझाव लेकर और जनहित में ये दर घोषित की जाएगी। उधर उत्तराखंड के जोशीमठ में भू धसाव को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उच्च अधिकारियों के साथ जोशीमठ के मुद्दे पर दिल्ली में बैठक की। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री गडकरी और भूपेंद्र यादव, गजेंद्र शेखावत, सेना के कई अधिकारी, बीआरओ और गृह मंत्रालय के अधिकारी भी शामिल रहे। गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बातचीत की है। शाह ने जोशीमठ की ताजा हालात के बारे में सीएम से बातचीत की और जानकारी ली और प्रदेश को हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया है। इससे पहले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी फोन पर बातचीत की मुख्यमंत्री से और हालात का जायजा लिया। जानकारी भी इस पूरे विषय पर ली गई। उधर इलाके में मकानों और सड़कों पर बढ़ती दरारों के बीच प्रभावित इलाकों से लोगों को रेस्क्यू करने का काम भी लगातार जारी है। ऐसे में लोगों को राहत शिविरों में शिफ्ट किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को राहत शिविरों का जायजा भी लिया। उन्होंने शिविरों में व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और लोगों को मदद का आश्वासन दिया। तो दहशत में लोग हैं और जाहिर तौर पर इस दहशत में जीने को मजबूर है। आलोक सेमवाल पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक, जानना चाहेंगे आपसे किस तरह की स्थिति फिलहाल बनी हुई है, क्या कुछ लोगों का कहना है? चलिए आलोक, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही, एक बार फिर से कनेक्ट करने की हम कोशिश करते हैं। फिलहाल आपको बता दें कि जो लोग हैं वो बाजार दर पर मुआवजे की मांग कर रहे हैं। भवनों का मूल्यांकन कर बाजार दर पर मुआवजा दिया जाए, इस तरह की मांग लोगों की तरफ से हो रही है। लोग प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। सीधे तौर पर उनका ये कहना है कि हम जर्जर भवन पर रहेंगे, उसमें रहेंगे, अपनी जान जोखिम में डालेंगे, लेकिन हमें मुआवजा जो है वो बाजार दर पर दिया जाए अगर उनके भवनों को तोड़ा जाता है। हालांकि सरकार की तरफ से कहा गया है कि अति आवश्यक होने पर ही भवन का ध्वस्तीकरण किया जाएगा। उसके बाद भी भवन स्वामी की सहमति के साथ। आलोक सेमवाल ज्यादा जानकारी के साथ एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। आलोक, आवाज आ रही होगी आपको? जी आलोक, क्या स्थिति फिलहाल बनी हुई है, क्या कुछ लोगों का कहना है? क्योंकि अब साफ तौर पे ये कहा जा रहा है कि बाजार की जो स्थिति है उसी हिसाब से उन्हें मुआवजा दिया जाना चाहिए। सरकार की तरफ से क्या कुछ अभी तक कहा गया है? अब लोग क्या कह रहे हैं, विस्तार से बताएं। देखिए, विपक्ष पार्टी जो कांग्रेस है वो लगातार इस मामले को उठा रही थी कि वन टाइम सेटलमेंट किया जाए जोशीमठ के उन लोगों के, तमाम लोगों के साथ जिनको विस्थापित किया जा रहा है। जितनी जमीन उनके पास है बाजार के रेट से उसको दी जाए। यही मुख्यमंत्री ने भी कल ट्वीट करके दिया है। जबकि अब तक यह बात हुई है कि अब तक 1.5 लाख रुपए के हिसाब से हर परिवार को दिए जाएंगे सुरक्षित स्थानों पर पहुंचने के लिए और कुछ किसी दूसरी जगह मूव करने के लिए। लेकिन विरोध लोगों का लगातार कायम है। लोगों का यही कहना है कि जब तक पूरा मुआवजा नहीं दिया जाता सरकार की ओर से, तब तक वो जोशीमठ छोड़ के नहीं जाएंगे।
इसी के चलते कल रात को मुख्यमंत्री भी जोशीमठ पहुंचे थे, उन्होंने वहां प्रवास भी किया। कल रात को वहीं रुके थे, लोगों के बीच रुके थे, उनकी समस्याओं को भी मुख्यमंत्री द्वारा सुना गया। और अभी कुछ ऐसी बात निकलकर सामने नहीं आई है कि पूरा मुआवजा उनको दिया जा रहा है लोगों को, और इसी वजह से विरोध कायम है। जी, सरकार की तरफ से क्या उतनी मदद मुहैया कराई जा रही है जितनी जरूरत है वहां पर लोगों को? क्योंकि कांग्रेस लगातार ये आरोप लगा रही है कि सरकार इस पूरे मसले पर आंखें मूंदे बैठी हुई है, मुख्यमंत्री इस पर काम नहीं कर रहे हैं, और जो सरकार के नुमाइंदे हैं वो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे। तो क्या ऐसे में सरकार की तरफ से फौरी तौर पर जो कदम उठाए गए हैं वो कौन कौन से हैं? राहत उससे पहुंच रहा है कि लोगों को? बिल्कुल, देखिए, विपक्ष पार्टी जो कांग्रेस है वो लगातार एक सवाल जरूर उठा रही थी कि मंत्री जो है वहां पर आवाज करने नहीं पहुंचे हैं। आज ही धन सिंह रावत भी एक कार्यक्रम में धन सिंह रावत ने मीडिया से रूबरू होते हुए ये कहा है कि अब वो 4 से 5 दिन वहां प्रवास करेंगे, वहां जाएंगे, लोगों के बीच रहेंगे। एक सबसे बड़ा मुद्दा विपक्ष का ये था। बाकी सरकार अपनी तरफ से पूरा काम कर रही है, लोगों को लगातार हटाने का प्रयास कर रही है, रिलीफ सेंटर में लोगों को भेजा जा रहा है। सरकार का ये भी कहना है कि लगभग अब तक 5000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। अभी तक ध्वस्तीकरण का कार्य शुरू हुआ है क्या? जी, अभी ध्वस्तीकरण का कार्य शुरू हुआ है? देखिए, ध्वस्तीकरण का कार्य का ये हिसाब है कि अभी तक लोग जो है विरोध में है, और मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि 2 होटल हैं, माउंट व्यू और होटल मलारी इन, उसको सिर्फ गिराया जाएगा, अभी किसी के मकान नहीं गिराए जाएंगे। एक बड़ा बयान निकलकर ये सामने आया है मुख्यमंत्री का, और ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया जल्दी शुरू करने की बात सरकार द्वारा कही गई है। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका आलोक, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो जाहिर तौर पे कहा जा सकता है सरकार की तरफ से पूरी तरह से कोशिशें अभी की जा रही है और लोगों को राहत तो पहुंचाई ही जा रही है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि किसी के भी मकान को नहीं गिराया जाएगा तब तक जब तक जरूरत ना हो। अति आवश्यक होने पर ही जो मकान है, जो भवन है, उनका ध्वस्तीकरण किया जाएगा। यहाँ पर चिंता की कोई बात नहीं है। मुख्यमंत्री खुद लोगों को आश्वस्त कर रहे हैं, लोगों को ये बता रहे हैं कि आपका आशियाना नहीं उजड़ेगा, अगर उजड़ेगा तो आपको बाजार कीमत पर ही जो मुआवजा है वो दिया जाएगा। ये मांग लगातार लोगों की तरफ से की जा रही है, जिस पर आश्वासन भी सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। कल से यहाँ पर हूँ और सभी प्रकार के जो हमारे यहाँ पर संगठन हैं, हमारे व्यापारी संगठन हैं, प्रतिनिधि हैं, निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, और हमारे अधिकारीगण हैं, कर्मचारीगण हैं, व्यापार मंडल के लोग हैं, उन सभी से मिला हूँ और सभी को हमने कहा है कि सरकार पूरी तरह से इस समय जोशीमठ के साथ है, जोशीमठ वाले लोगों के साथ है, आपदा प्रभावितों के साथ है, और हर संभव जो सहायता है वो हम लोग करेंगे। प्राकृतिक आपदा आ गई है और आपदा पर आगे का प्लान बनाना, उसकी प्लानिंग करके उसका हर प्रकार से सहायता करना हमारा काम है, हम उसको करेंगे। और चलिए, इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। अनुकृति गुसाई जी हमारे साथ हैं, जो कि प्रवक्ता है कांग्रेस की, बहुत स्वागत है आपका। मधु भट्ट जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की, बहुत स्वागत है आपका। मधुकर गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व IAS डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सपर्ट भी हैं, बहुत स्वागत है मधुकर जी आपका भी। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत अनुकृति गुसाई जी आपके साथ करते हैं। अभी आपने सुना होगा मुख्यमंत्री खुद ये कह रहे हैं कि बेहतर स्तर पर काम हो रहा है, हम लगातार काम कर रहे हैं, किसी के भी भवन को तोड़ा नहीं जाएगा, जब तक अति आवश्यक ना हो तब तक हाथ नहीं लगाया जाएगा, नहीं तोड़ा जाएगा, और अगर तोड़ा भी जाएगा, ध्वस्तीकरण भी होगा, तो स्वामी जो है भवन का, उसकी सहमति के बाद। फिर आप लोगों को क्यों ऐसा लग रहा है लोगों की नहीं सुनी जा रही, नहीं उन्हें समझा जा रहा, सरकार काम नहीं कर रही, प्रशासन काम नहीं कर रहा? देखिए नेहा जी, मैं इस पे ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप इस पूरे प्रकरण को ढंग से समझेंगी तो आज से 1 साल पहले रेडी आपदा उसी क्षेत्र के अंदर आई थी, जो कि एक बहुत क्लियर इंडिकेशन था कि आने वाला समय जो है वो खतरे की घंटी रानी आपदा ने उत्तराखंड सरकार को दी। उसके बावजूद वहां पर जो NGOs हैं, जो वहां पर जोशीमठ संघर्ष समिति है, वो पिछले 8 महीने से सरकार और प्रशासन के चक्कर काट रही है, और लगातार लोग
इस बात को कह रहे हैं कि पत्र लिखकर, चाहे प्रधानमंत्री जी हो, मुख्यमंत्री जी हो, पत्र लिखकर वो अपनी समस्या को उनको बता रहे थे कि जोशीमठ के अंदर जो है बड़ा संकट आने वाला है। लेकिन सरकार ने जो सुध ली, वो सुध ली 2 जनवरी के बाद, जब बहुत 500 से ज्यादा घरों के अंदर बहुत ज्यादा दरार आ गई। और वो जो दरार आई थी, उन दरारों को मैं तो क्योंकि व्यक्तिगत रूप से जोशीमठ गई थी तो मैं देखकर भी आई हूँ, और मैंने महसूस भी किया है कि वाकई वहां पर सिर्फ दरारें नहीं, फटा हुआ है घर, और वो घर जो बहुत सारे घर है वो रहने की स्थिति में नहीं है। दूसरी चीज जो मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहती हूँ, जब 5 जनवरी को मुख्यमंत्री जी की तरफ से, शासन प्रशासन की तरफ से ये आदेश हुए थे कि जो टनल्स हैं, जो एनटीपीसी का टनल है, जो हेलांग टनल है, जो ऑल वेदर रोड का काम है, बंद कर दिया जाएगा। लेकिन कल रात की ही एक वीडियो है जो वहां के ग्रामीणों ने सोशल मीडिया के माध्यम से डाली है कि अभी भी उस टनल के अंदर काम चल रहा है, उस टनल के अंदर विस्फोट किए जा रहे हैं। और जब मैं जोशीमठ से वापस आ रही थी तो मैंने खुद भी देखा है कि जो ऑल वेदर रोड का काम है, जिसको कि आदेश में बताया गया है कि ये काम जो है बंद कर दिया गया है अगले आदेशों तक, वो भी जारी है। तो ये किस तरीके का समन्वय है सरकार और शासन के बीच में, पहला सवाल। दूसरी चीज, नहीं, टनल पे तो आप लोग भी क्रेडिट ले रहे थे, कह रहे थे ये तो हमारा काम है, हम लोगों की वजह से शुरू हुआ है, ये तो क्रेडिट तो आप लोग भी ले रहे थे टनल का। देखिए, अब मैं आपसे जो कहना चाह रही हूँ कि ये एक टनल का क्रेडिट लेने की बात नहीं है नेहा। देखिए, इस चीज को मैं मान रही हूँ कि जो उत्तराखंड के अंदर, जो पहाड़ी हमारे प्रदेश के अंदर जिस तरीके का विकास किया गया, या कहें कि जो ये प्रोजेक्ट शुरू किए गए, इसमें जो साइंटिफिक ओपिनियंस लेने चाहिए थे, साइंटिफिक मेजर्स लेने चाहिए थे, वो शायद नहीं लिए गए। इस चीज को मैं अग्री कर रही हूँ। लेकिन बात यह है कि 2 बात से हमारी प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को फुल मैंडेट मिला है, सरकार बनी है, और पिछले जो सबसे ज्यादा जो समस्या आनी शुरू हुई है पिछले 2021 से, अगर आप इस चीज पे गौर करेंगे, आई वांट टू ड्रॉ योर अटेंशन टू 2021, फरवरी 2021 में जब रैनी आपदा उत्तराखंड के अंदर आई, वो एक चेतावनी थी। उसके बाद सरकार ने उसके लिए क्या किया, कोई उसमें कार्रवाई नहीं की गई। जब नवंबर के बाद से जब लोगों की चिट्ठियां सरकार तक पहुंचाई गई, प्रशासन तक पहुंचाई गई, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से बात की गई, सरकार ने प्रशासन में इसकी बिल्कुल सुध नहीं ली। सुध लेने का काम कब शुरू किया गया, ये जानना यहाँ पर आवश्यक है कि कब हमारी सरकार एक्टिव हुई कि जोशीमठ में क्या हो रहा है। जब वहाँ की जनता, वहाँ की महिलाएं जो है ठंड में बैठकर जब जुलूस निकालने लगी, तब सरकारें वहाँ पर एक्टिव होकर आने लगी। देखिए, आज मैं जो कहना चाहती हूँ यहाँ पर, ये आरोप प्रत्यारोप लगाने की स्थिति में हम नहीं है। आज जोशीमठ एक त्रासदी में है, और उत्तराखंडी होने के नाते हम तो शुरू से इस बात को कह रहे हैं कि सरकार को एक ठोस कदम उठाना चाहिए। जो रिलोकेशन की बात सरकार कर रही है कि हम उनको सुरक्षित जगह पहुंचा रहे हैं, वो सुरक्षित जगह कहाँ है? वो सुरक्षित जगह वही है, जोशीमठ के लोगों को जोशीमठ के अंदर ही रखा जा रहा है। तो आप मुझे बताइए, जब आज हम कह रहे हैं कि पूरा जोशीमठ खतरे में है, तो जो जिस जगह पे आप रिलोकेट कर रहे हैं वो नगर पालिका का भवन है। नगर पालिका का भवन क्या जोशीमठ के अंदर नहीं आता है? वो जोशीमठ के अंदर है। ठीक है, जवाब दीजिए मधु जी। ठीक है, लौटते हैं। देखिए, मैं आप बताना चाहूंगी कि अभी जिस प्रकार से जो कांग्रेस है वो लगातार वहाँ पर राजनीति कर रही है और लोगों को भ्रमित करने का प्रयास कर रही है। आपको बताना चाहूंगी एंकर महोदय, 131 जो परिवार हैं, 462 लोगों को राहत शिविरों में रख दिया गया है, और जो शिफ्टिंग की जो वहाँ पर विस्थापन का जो कार्य है वो चल रहा है। क्योंकि देखिए, पहाड़ी क्षेत्र है, भौगोलिक क्षेत्र है, जो परिस्थितियां आप सभी जानते हैं कि जो पहाड़ के जो गांव होते हैं वहाँ पर कम ही लोग निवास करते हैं, तो इसलिए वहाँ पर जो फैब्रिकेटेड हाउस है उसका निर्माण कार्य चल रहा है, और बिल्कुल निश्चित रूप से उनको वहाँ पर जो अन्य लोग हैं उनको भी शिफ्ट किया जाएगा साथ में। क्योंकि देखिए, अभी जो है ठंड से बचाव के लिए वहाँ के लिए उनके भोजन की व्यवस्था, हर प्रकार की व्यवस्था की जा रही है। शासन स्तर पर हमारे चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी हो, लगातार वहीं पर है। हमारे पूरे भारतीय जनता पार्टी के पूरे ठीक है, वो कह रही है, अभी आपने गोसाई जी को सुना, वो कह रही है कि देखिए, ये हादसे का इंतजार किया जा रहा था क्या? हादसे का इंतजार किया जा रहा था क्या? जब पहले भी रिपोर्ट सौंपी गई कई मरतबा। देखिए एंकर महोदय, मैं आपको बताना चाहती हूँ जिस प्रकार की राजनीति कांग्रेस कर रही है। देखिए, सन 1976 में आपकी सरकार थी, केंद्र में भी आपकी सरकार थी कांग्रेस की, और यहाँ पर भी पूरा उन्होंने यहाँ भी उत्तराखंड में भी 10 साल काम किया। और अगर आप इनके पुराने जो कार्यकलाप देखेंगे तो किस प्रकार से इन्होंने जो आपदा की बात आज कर रहे हैं ना, अगर इनसे पूछूं कि जब 2013 की आपदा आई थी तब तो इनकी सरकार थी, ये तो आपदा में भी अवसर खोजने का काम करते हैं।
जब केदारनाथ की इतनी बड़ी आपदा आई तो 3 दिन तक इनके न मंत्री गए, न कोई विधायक गए, न मुख्यमंत्री गए वहाँ। उस क्षेत्र में कोई भी वहाँ उस क्षेत्र में नहीं गया। इस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब कहा कि ठीक है, मैं जब वहाँ से राहत सामग्री भेजी गई तो इन्होंने उसको भी यहाँ आने नहीं दिया गया। 3 दिन तक, जो मैं आपको बताना चाहूंगी, हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं विजय बहुगुणा जी, उनका ये कहना था, उन्होंने इनके दल को इसलिए छोड़ा क्योंकि 3 दिन तक वो इंतजार करते रहे। 10 दिन नहीं, ठीक है, मुद्दे पे आइए, मुद्दे पे आइए। अब देखिए ये जो लोग हैं, नहीं मैम, इधर उधर की बातें नहीं, सीधे मुद्दे पे। अब जो लोग हैं, लोग जो है जो आपदा में अवसर ढूंढने का ये प्रयास कर रहे हैं, केवल वहाँ पे इस प्रकार से लोगों को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं जाकर लोगों से कह रहे, विनती कर रहे हैं कि नहीं, कोई घर तब तक डिमोलिश नहीं किया जाएगा जब तक उसका पूरा आंकलन न किया जाए, कितनी की संपत्ति है, क्या है। जब वो तैयार होंगे, वहाँ के लोग तैयार होंगे, ठीक है। जिनका घर ध्वस्तीकरण किया जाएगा, जो भवन ध्वस्तीकरण किया जाएगा, उनको क्या बाजार का मूल्यांकन करके ही उनको मुआवजा दिया जाएगा? ये क्लियर कर दीजिए। लोग बिल्कुल निश्चित रूप से बहुत परेशान है। दिया गया है, बिल्कुल क्लियर है कि जो बाजार भाव, जो वो लोग स्वयं जो भवन का मालिक है जो तय करेंगे उसी के बाद। और ये कहा गया है कि जो बहुत ही क्षतिग्रस्त हो गया, आप देखेंगे 2 होटल की बात आ रही है, जो बहुत ही ज्यादा अगर वो गिरेंगे, कहीं किसी भी भगवान न करे कहीं कोई हादसा हो गया तो नीचे के कई घर हैं, कई जान माल की जो है उसमें हानि हो सकती है। इसलिए उनको ऊपरी तौर पर जो है उनको तोड़ना, जो एक वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी के अनुसार उनको थोड़ा सा जो है ये ऊपर से उनको ध्वस्त करना पड़ेगा, ताकि किसी भी प्रकार से जो नीचे लोग रह रहे हैं, आप जानते हैं ये पहाड़ी में जो सीढ़ीदार जो घर होते हैं, जो नीचे घर होंगे उनको क्षति न पहुंचे। ठीक है मधुकर जी, ये क्या समस्या का समाधान है क्या? ये जड़ से समस्या का समाधान है। एक सेकंड मैं लौटती हूँ मधु जी। बातों में ना आए, बिल्कुल तथ्यों पर जाएं, और हम माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार वही ठीक है मधुकर जी, समस्या का समाधान है कि जो भवन की हालत जर्जर है उसको ध्वस्तीकरण कर दिया जाए, उनको मुआवजा दे दिया जाए और समस्या का समाधान हो जाएगा क्या? फिर नहीं लगता कि आने वाले 10 साल बाद, 5 साल बाद फिर ये समस्या मुंह बाएं खड़ी होगी? ये ठोस समाधान है क्या? संपर्क टूट गया, एक बार फिर से हम संपर्क साधने की कोशिश करते हैं। अनुकृति, आप कहिए, क्या कहना चाह रही थी? देखिए, मैं कहना चाह रही हूँ, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इस बात को कह रही है कि हम लोग उनको मुआवजा देंगे, ये बात जैसे कि आपने भी कही, अगर ये सही मुआवजा लोगों को लगता कि उनको मिल रहा है या उनकी सुनवाई हो रही है तो इतने ठंड में वो रोज वहां नहीं बैठे होते। दूसरी चीज, इस बात का स्पष्टीकरण सरकार ने अभी तक नहीं दिया है कि क्या मूल्य उनको दिया जाएगा। देखिए, वहाँ लगातार ये मांग तय करेंगे कि मार्केट वैल्यू जो मूल्य होगा, नहीं, अभी कह दिया ना, मधु जी ने कहा है ना, मार्केट वैल्यू को आंकते हुए ही मुआवजा दिया जाएगा। अभी उन्होंने कह दिया, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी की, जब प्रवक्ता इस बात को स्पष्ट कर रही है तो मुझे नहीं लगता कि उसके बाद दोबारा इस सवाल को पूछने की जरूरत है। मधुकर जी, मुख्यमंत्री जी स्वयं कह रहे हैं। मधुकर जी, सवाल इस बात को लेकर है कि जिन भवनों को क्षतिग्रस्त देखा जा रहा है या फिर दरारें पड़ रही है, उनको गिरा दिया जाना, यही है कि समस्या का ठोस समाधान? देखिए, इसमें थोड़ा वक्त चाहिए होता है और जल्दबाजी में कोई गलत कदम नहीं उठाया जाना चाहिए। बिल्कुल। तो भवनों में भी, अब जैसे मैं उदाहरण दूंगा, गुजरात का फिर इतना बड़ा भूकंप ईश्वर ना करे हो, पर उस वक्त भी जब हम लोग भी गए थे तो हमें लगता था कि सारा भवन क्षतिग्रस्त है। ऐसा नहीं होता है, कुछ पोर्शन उसका क्षतिग्रस्त भी कई बार होता है। तो वो देखना पड़ता है, जो एक्सपर्ट्स हैं वो सुनिश्चित कर लें, बिल्कुल ये देखें कि उसकी गहराई तक जाएं और देखें कि कौन सा हिस्सा है जिसको अगर गिराने की आवश्यकता है तो उसको गिराया जाए, अन्यथा उसको सपोर्ट करना है, कुछ और उसमें रीइंफोर्समेंट करना है तो उसको रीइंफोर्स किया जाए। तो केवल गिराना सोल्यूशन नहीं है, कई बार ना गिराना भी सोल्यूशन होता है। उसको अगर सपोर्ट देते हैं हम, एक भवन अगर गिरता है तो साथ वाले भवनों को भी खतरा पैदा होता है। तो ये जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है, उसमें बहुत इत्मीनान से ये सब परीक्षण होना चाहिए और परीक्षण के बाद कार्रवाई होनी चाहिए। और ये एक प्रोसेस है, एक दिन में कुछ नहीं होगा या 1 घंटे में कुछ नहीं होगा, प्रोसेस है। तो प्रोसेस में वक्त लगेगा, परंतु उसको जितनी जल्दी चालू किया जाए और उसको जितनी जल्दी अंजाम दिया जाए वो बेहतर है। दूसरी बात, जो रिलीफ की आप कर रहे थे, जो मुआवजे की बात कर रहे थे,
एक शब्द यूज किया जाता है, एक फ्रेज यूज किया जाता है, टू लेट टू लिटिल। तो आमतौर पे लोग ये कहते हैं कि जो राहत आई बहुत देर में आई और बहुत कम आई। तो देरी नहीं होनी चाहिए, आप प्रोसेस को चालू करिए। आप राहत देना, देखिए उसमें भी दुनिया भर के आप कागजी कार्रवाई चालू करते हैं, सरकारी अमला कई बार इसके साइन लाओ, आधार लाओ, फला लाओ। मतलब जब आप सुनिश्चित कर लेते हैं कि यही व्यक्ति है जिसको मुआवजा मिल जाना चाहिए, तो उसको दे दिया जाए। बहुत ज्यादा जो लाल फीताशाही है वो सब नहीं होनी चाहिए। कई बार ये भी बहुत देरी होती है उसमें, तो उसका अर्थ चला जाता है। तो जो भी अनाउंस हुआ है वो दिया जाए, फिर देखा जाएगा। अगर कम है तो डिफरेंट फेजेस में और मुआवजा बढ़ाया भी जा सकता है। तो प्रोसेस चालू होना चाहिए तुरंत। इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो स्वयं सेवक संस्थान है, धार्मिक संस्थान है, जो इन त्रासदियों में मदद करते हैं, खाना खिलाते हैं, शरण देते हैं, उनको भी आह्वान किया जाना चाहिए। उनको भी, ताकि वो बाहर जाके आसपास के क्षेत्रों में टेम्पररी व्यवस्था कर सके लोगों को ठहराने की, उनको खाने खिलाने की। तो थोड़ा सा अगर सरकार अपील करेगी या लोग अपील करेंगे, तो लोग दूसरे संस्थान भी आगे आएंगे, वो भी सरकार का साथ देंगे। तो मेरा अनुभव यह है कि आह्वान करने पे बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं और उनसे एनर्जी बढ़ती है, ऊर्जा बढ़ती है सबकी। जो स्थानीय लोग हैं उनकी ऊर्जा बढ़ती है। बिल्कुल। तो इसको जल्दी प्रोसेस को चालू करें सबको। ठीक है अनुकृति जी, और ये भी कहा जा रहा है, देखिए अभी आपने सुना होगा मधु जी को ही, वो कह रही थी कि देखिए इस पे कांग्रेस पार्टी जो है वो राजनीति करने से बाज नहीं आ रही। अभी मधुकर गुप्ता जी भी कह रहे हैं देखिए इस पे मिलजुल कर हमें आगे बढ़ना होगा, राजनीति करने से नहीं होगा। बहुत संवेदनशील मसला है, जिन्होंने अपनी पूरी पूंजी जिंदगी भर की लगा दी, उनका मकान अगर ध्वस्तीकरण के लिए आ रहा है या फिर उनके भवन को गिराया जा रहा है, तो जाहिर तौर पर बहुत सेंसिटिव इशू है। राजनीति इस पे नहीं करनी चाहिए। क्या लग रहा है आपको कि आप जिस बात का जिक्र अभी मधु जी कर रही थी कि कांग्रेस पार्टी राजनीति कर रही है, करनी चाहिए क्या? नेहा जी देखिए, मैं इस बात को यहाँ पर कहना चाहती हूँ कि अगर आप डेमोक्रेसी अंडरस्टैंड करेंगे तो ऑब्वियसली लोकतंत्र में जरूरी है कि जो विपक्ष में जो लोग हैं वो लोगों की आवाज को उठाएं, उनकी आवाज बने, उनकी आवाज ताकि सरकारों के कानों में पहुंचे। आज जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने या हमारे जो नेतागण हैं, जो वरिष्ठ हमारे नेता हैं, वो जब जोशीमठ पहुंचे, जब वहां जाके उन्होंने वो समर्थन दिया, उसके बाद भी पार्टी जागे, उसके बाद ही सरकार जागे। देखिए इसमें कोई राजनीति की बात नहीं है। अगर हम इसकी आवाज उठाते तो उसको राजनीति कह रहे हैं। जब भारतीय जनता पार्टी इस बात को कहती है कि प्रधानमंत्री जी संज्ञान ले रहे हैं, मुख्यमंत्री जी संज्ञान ले रहे हैं, वो राजनीति नहीं है। देखिए दूसरी चीज, इस चीज की संवेदनशीलता को हम समझते हैं। ठीक है मधु जी, जब तक कांग्रेस पार्टी आपको जगाती नहीं है, आप लोग नींद से नहीं जागते, फिर आप लोग आरोप लगाते हैं कि देखिए ये तो राजनीति कर रहे हैं। नेहा जी मैं आपको बताना चाहूंगी, देखिए पहले तो कोई भी कांग्रेस के कोई भी लीडर कोई गए ही नहीं इतने दिनों से बात चल रही थी कोई, क्योंकि उनको वहाँ की घटनाओं से कोई सरोकार नहीं था। जिस आपने देखा होगा हल्द्वानी वाले, उसमें भी पूरा सब लोग गए हैं, कांग्रेस के लीडर कई गए हैं उन्होंने के अवसर, क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी ने पूरा इसके सारे सब लोग जितने भी हमारे कार्यकर्ता हों, चाहे हमारे मुख्य जी, एक पूरी टीम बनाकर उन्होंने वहां पर भेजी, पूरा सर्वेक्षण किया, घरों में जो दरारें पड़ रही थी उसकी जब जांच की गई, जब उसकी रिपोर्ट सामने आई, उसके बाद जब कार्रवाई शुरू हो गई वहां पर, उसके बाद जब मीडिया में आने लगा, तब उसके बाद कांग्रेस के नेता क्योंकि जो आपस में उलझे रहते हैं, उनके एक आध नेता वहां पर गए, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके वहां पर ये तो कह रहे हैं कि जब हम गए उसके बाद मुख्यमंत्री आए। हम तो लगातार मांग करते हैं कि मुख्यमंत्री को यहाँ पे आना चाहिए, लोगों का दर्द समझना चाहिए। ही ज्यादातर मुझे वहाँ पे नजर आ रहा है, क्योंकि लोगों में भ्रामक प्रचार फैलाना। देखिए जब उनके लिए हम कह रहे उनको शिफ्टिंग की जो शिफ्ट किया जा रहा है, जहाँ पर उनको विस्थापन के लिए और पूरी जो एक धनराशि जो है 1.5 लाख कहाँ किया जा रहा है बताइए, कहाँ पुनर्वास कर रहे हैं उनका? पुनर्वास में आपको बता रही, जितने भी हमारे जो नजदीक के क्षेत्र है वहाँ पर उनका पुनर्वास किया जा रहा है। कौन से नजदीक के क्षेत्र में? बहुत सारे नजदीक के क्षेत्र होते हैं, कौन सी जगह उनका पुनर्वास कर रहे हैं आप लोग? यहाँ के जो आसपास के क्षेत्र है वहाँ पे किया जा रहा है। कहीं पे मैंने कहा ना फैब्रिकेटेड हाउस जो है वो बन रहे हैं, और निश्चित रूप से देखिए वहाँ के कुछ 2-4 लोग ही हैं जो वहाँ पे राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं। बाकी सब लोग मानवीय संवेदनाओं के आधार पर मदद के लिए आए और मदद कर रहे हैं। बहुत सारी धार्मिक संस्थाएं जो है
वो मदद के लिए आगे आई है। इसी प्रकार से हम अनुरोध करते हैं, चाहे कांग्रेस की कोई भी दल हो, इस समय मानवीय संवेदनाओं को ध्यान में रखकर काम करना चाहिए, क्योंकि देखिए विकट राजनीति तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन जाहिर तौर पे अगर इस तरह के मसले सामने आ रहे हैं तो ये भी बताया जा रहा है ना कि आप लोगों के काम में कहीं तो कमी है ना मधु जी। शहर जो चलने वाली है उसको देखते हुए लोगों की सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए, उनके लिए सबको आगे बढ़ना चाहिए। चलिए उम्मीद करते हैं अभी जिस तरह से जिन लोगों के भवनों का ध्वस्तीकरण किया जाएगा उनको बाजार मूल्य पर उनको मुआवजा दिया जाएगा, ताकि कम से कम उन्हें ये गिला शिकवा ना रहे कि उनका जो भवन है वो ध्वस्तीकरण हो गया, वो कहीं और जाके अपना आशियाना कम से कम बसा सके। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। मुद्दा में इतना ही, नमस्कार।